हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लिंग्वालेट कैपिटल। आज हम डिस्कस करेंगे मुल्क राज आनंद के मोस्ट फेमस नॉवल अनटचेबल को। एंड इन माय प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस द कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ मुल्क राज आनंद। सो इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नॉवल दैट इज अनटचेबल. So without further any delay, let's start the novel that was originally written in English and published in 1935. And first of all, we will see the plot, themes and impact of this novel. So अगर हम इसके प्लॉट की बात करते हैं तो अनटचेबल एक छोटे से भारतीय कस्बे में रहने वाले एक यंग स्वीपर और अछूत अनटचेबल यानी कि बाखा के लाइफ के एक दिन के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब कि ये जो नोवेल है अनटचेबल, ये वन डे स्टोरी है जो कि बाखा के डेली स्ट्रगल्स और उसके लो कास्ट स्टेटस की वजह से उसके साथ होने वाली जो पार्शियलिटी है उसका पावरफुल एंड पॉइंटेड पोर्ट्रेट शो करता है। अगर हम इसके थीम की बात करें तो अनटचेबल भारत में कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबल्स यानी कि अछूतों के साथ डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट का एक स्कैरिंग क्रिटिक है। एंड मुल्क राज आनंद अनटचेबिलिटी के सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को इस नॉवल में एक्सपोज करते हैं। एंड अब हम इसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं। तो अनटचेबल को इंडियन लिटरेचर में एक सेमिनल वर्क एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के पोर्ट्रेल में एक लैंडमार्क माना जाता है। एंड इसने सोशल इनजस्टिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में सिग्निफिकेंट रोल निभाया है अपना। एंड ये दलित लिटरेचर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। तो ये तो हो गई इसके प्लॉट, थीम्स एंड इम्पैक्ट की बात। तो अब हम इस नोवेल को स्टार्ट करते हैं जिसकी शुरुआत होती है छावनी और शहर के बाहर की ओर अछूतों यानी अनटचेबल्स की बस्ती की एक छोटी सी कम्युनिटी थी जिसमें 2 लाइनों में मिट्टी के दीवारों वाले मकान थे। इनमें सफाई करने वाले धोबी, नाई, पानी ढोने वाले, घास खोदने वाले और भी कई अछूत वर्ग के लोग रहते थे। वहाँ न पीने का पानी था और न ही पानी निकालने की कोई जगह थी। कॉलोनी के किनारे पर इंसानों और जानवरों की गंदगी का ढेर लगा रहता था। कुल मिलाकर बोलें तो वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। वहीं 18 साल का एक मजबूत और भरे शरीर वाला बाखा, लाखा का बेटा, जो कि टॉयलेट क्लीन करने का काम करता था, जो कि कुछ सालों से ब्रिटिश छावनी के बैरकों के टॉयलेट क्लीन करने का काम करता था और ख़ुद को और सभी अछूत लड़कों से अच्छा समझता था। बाखा जो है वो अंग्रेज़ों के तौर तरीक़ों की नकल करता था। छोटा और रामचरण, ये 2 इसके फ्रेंड्स थे और ये दोनों भी इसी को फॉलो करते थे। और छोटा, बाखा, रामचरण, ये तीनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। और बाखा काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस नॉवल की कंप्लीट स्टोरी जो है वो बाखा के पूरे दिन की एक डेली रूटीन यानी दिनचर्या पर बेस्ड है। तो एक सुबह जब ये अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रहा था तभी इसके जो फादर हैं, ये फादर लाखा, जिसका नाम लाखा है, तो ये बहुत आलसी होता है और अपने काम हमेशा अपने बेटे बाखा पर डाल रहा रहता है। और वहाँ जितने भी टॉयलेट क्लीनर्स थे, ये जो लाखा है ये उन सभी का लीडर होता है। तो ये बाखा पर चिल्लाने लगता है कि सूरज सर पर चढ़ाया है, तू काम पर कब जाएगा, चल जल्दी उठ और काम पर जा। इस बात को वो काफ़ी गंदे तरीके से अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हुए बोलता है। और काम भी वही स्वीपर्स का, टॉयलेट साफ़ करने वाला काम। जिस तरह इसके फादर इस पर चिल्ला रहे हैं देखकर लगता है कि इन दोनों के मिड जो रिलेशन है वो कुछ खास नहीं बनती है इन दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं हमेशा। हालांकि बाखा को अपने फादर की बात का बुरा नहीं लगता, वो हमेशा की तरह अपना और अपने फादर का दोनों का काम कर देता है क्योंकि इसके फादर अपना भी काम इसी से करवाते हैं।
और बाखा को अपने काम से यानी कि टॉयलेट क्लीन करने से ज़्यादा पसंद अपने फादर का काम, जो कि रोड पर झाड़ू लगाने का था, वो पसंद था। तो बाखा चुपचाप उठता है और अपने काम में लग जाता है। अब इन दोनों के मिड रिलेशन अच्छा क्यों नहीं था? तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि बाखा की माँ जो थी उसकी डेथ हो चुकी थी, और बाखा को लगता है कि उसकी माँ की डेथ के बाद से ही इसके फादर का बिहेवियर बाखा के लिए ऐसा हो गया है। शुरू से ही उसके फादर उस पर इस तरह नहीं चिल्लाते थे, वो तो अब चिल्लाने लगे हैं। और दूसरी बात ये कि लाखा बहुत आलसी था और ख़ुद कभी कोई काम नहीं करता था, और बाखा को हमेशा काम पर जाने के लिए चिल्लाता रहता था। और तीसरा रीज़न ये है कि बाखा कुछ वक्त से अपने चाचा के साथ ब्रिटिशर्स के यहाँ क्लीनिंग का काम करता है, और उनके रहन सहन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता था। उसे अंग्रेज़ अच्छे लगते थे, इसीलिए यह हमेशा उनका लाइफस्टाइल कॉपी करता था, जो कि इसके फादर लाखा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इन्हीं सब वजहों से इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं रहता था। तो लाखा तो बाखा को सुनाकर चला गया, लेकिन बाखा उनकी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये उसके लिए रोज़ की बात थी। और इनके एक कमरे में, एक छोटे से घर में टोटल 4 लोग रहते थे। बाखा, इसका फादर लाखा, और इसका ये जो ब्रदर राखा, एंड ये इसकी सिस्टर सोहिनी। तो ये तो रही बाखा की फैमिली की बात। और अब इस नोवेल में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि है चरत सिंह। तो बाखा चरत सिंह के यहाँ टॉयलेट क्लीन करने का काम करता है, जो कि चरत सिंह ये जो है, ये बाकी अपर कास्ट लोगों की तरह नहीं है। बाखा इसके यहाँ काम ज़रूर करता है, लेकिन ये उसको और लोगों की तरह गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करता है। ये एक पेशे से हॉकी प्लेयर है और बाय नेचर अच्छा इंसान भी है, खासकर बाखा के लिए। जब बाखा ने इसका काम अच्छे से कर दिया, यानी कि टॉयलेट अच्छे से क्लीन कर दिया, तो चरत सिंह ने बाखा से खुश होकर के कहा कि मैं तुम्हें एक हॉकी स्टिक दूंगा। ये सुनकर बाखा काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपनी मॉर्निंग के शिफ्ट को पूरा करने लगा। और उसी दौरान काफ़ी सारे लोग टॉयलेट में आए गए, बट बाखा खुश था कि उसे एक नई हॉकी स्टिक मिलेगी। और फाइनली वो अपना काम पूरा कंप्लीट करके जब घर जाता है, तो वहाँ देखता है कि उसके फादर लाखा काम पर नहीं गया, बल्कि सो रहा था। उसका भाई राखा भी बैठा आराम कर रहा था, और उसकी बहन सोहिनी चूल्हे में आग जला रही थी। सोहिनी काफ़ी अच्छी, सुंदर और गोरी लड़की थी, और बाखा को अपनी बहन पर बहुत गर्व था। तो काम से घर लौटने पर बाखा को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। तो सोहिनी बोली, आप बस 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं बस कुएं से पानी लेकर आती हूँ। तो जब सोहिनी अपने भाई के लिए कुएं से पानी भरने जाती है, तो उस टाइम कुएं से लो कास्ट के लोगों को डायरेक्टली कुएं से पानी भरने की भी इजाज़त नहीं थी। मतलब कि उनको तब तक वेट करना होता था जब तक कि कोई अपर कास्ट का आदमी आकर उनको कुएं से पानी निकाल कर उन पे तरस खा के ना दे, तब तक उनको पानी नहीं मिल पाता था। मतलब कि इतने नेक्स्ट लेवल की अनटचबिलिटी फैली हुई थी। तो जब सोहिनी वहाँ पहुँची, तो उसने देखा कि वहाँ पानी लेने के लिए औरतों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, जो कि पानी लेने खड़ी थी और उसी की तरह लो कास्ट से बिलोंग करती थी। तो उसी लाइन में एक धोबिन थी जिसका नाम था गुलाबो, ये जिसका रंग साफ था और कम उम्र में, मतलब मिडिल एज की एक औरत थी। निम्न वर्ग में श्रेष्ठ होने का इसे बहुत घमंड था। उसने सोहिनी को आते देखा। अपने यंग एज में ये एक प्रसिद्ध हिंदू आदमी उससे लव करता था, और ये जो गुलाबो थी, ये रामचरण की माँ थी। जो रामचरण बाखा का फ्रेंड था ना, उसकी ये माँ होती है। तो वो सोहिनी को गिरी नज़र से देखती है और उसे अपना
राइवल मानती थी। तो उसने सोहिनी को वापस जाने को बोला क्योंकि वहाँ कोई पानी देने वाला नहीं था। गुलाबों ने जुलाहे की वाइफ वज़ीरों को बुलाया और सोहिनी को बेशर्म कहकर गालियाँ दी। उसने सोहिनी को काफ़ी अब्यूसिव वर्ड बोले और जब सोहिनी उसको कुछ बोलना चाहती थी तो उसने उसको मारने के लिए हाथ उठा लिया। तभी वज़ीरों ये जो है ये सोहिनी को बीच में आकर बचा लेती है। सोहिनी बहुत परेशान हुई और फिर अपने प्यासे भाई बाखा के बारे में सोचने लगी जो कि कब से प्यास से मर रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी अपर कास्ट का हिंदू पानी देने के लिए नहीं था। तभी किस्मत से वहाँ एक मंदिर के पुजारी पंडित कालीनाथ आते दिखते हैं। इनका भी कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है इस नॉवेल में और वो कुएं के पास आते हैं। सभी अछूत जो लोग वहाँ थे उनको उम्मीद थी कि पंडित कालीनाथ उन सभी को पानी देंगे, क्योंकि पंडित कालीनाथ से पहले वहाँ एक सिपाही भी आया था जिससे इन लोगों ने पानी देने को बोला था, बट उसने इन सब की बात को इग्नोर कर दिया था। तो अब इन सब की उम्मीद थी कालीनाथ से। सोहिनी भी उसी लाइन में साइड में पीछे की तरफ खड़ी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का कि सबको पानी मिल जाए तो थोड़ा पानी उसको भी मिल जाए। अब क्योंकि सोहिनी एक यंग गर्ल थी और काफ़ी सुंदर भी थी तो वो पंडित कालीनाथ की नज़र से बच ना सकी। और पंडित को सोहिनी की जो बात सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी वो ये थी कि वो बाकी औरतों की तरह चिल्ला नहीं रही थी कि पंडित जी मुझे भी पानी दो, मुझे भी पानी दो। ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई। तो पंडित कालीनाथ ने सोहिनी को आगे बुलाया और पानी देने के साथ एक शर्त रखी। पंडित की आदत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसने सोचा कि कुएं से पानी निकालने से उसका कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी और उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो इसीलिए वो पानी देने के लिए तैयार हुआ था। तो जब सोहिनी पानी लेने के लिए आगे आई तो अपना घड़ा आगे किया तो सोहिनी को पास देखकर उस पंडित को सिरहन लगी और तभी उसके पेट में दर्द उठ गया और वो जल्दी से सोहिनी के घड़े में पानी डाल देता है और उससे ये शर्त रखता है कि वो मंदिर में आकर उसके घर का आंगन साफ़ कर दे और अपने पापा को बोल देना कि आज से वो तुम्हें भेज दें। सोहिनी ने शर्माते हुए बोला हाँ, और वो चली आई। गुलाबों को ये सब देख कर के और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो सबके साथ आगे बढ़कर पानी वाले जो लक्ष्मण ये जो होता है लक्ष्मण से उन्हें पानी देने को बोलने लगी। लक्ष्मण की आंखें भी सोहिनी पर पड़ी जिससे वो लव करता था और तभी उसने अपनी आंखें हटा ली क्योंकि पुजारी ने उसे सोहिनी की ओर देखते हुए पकड़ लिया था और उसने गुलाबों और बाकी सभी को पानी दे के मदद की। फिर उधर सोहिनी जब घर पहुंची तो लाखा उस पर चिल्लाने लगा कि इतनी देर कहाँ लगी, कितनी देर लगती है पानी लाने में। अब वो तो जानता नहीं था कि वहाँ क्या क्या हुआ। फिर बोलता है कि तेरे दोनों भाई कहाँ हैं। दोनों भाइयों में से राखा तो एक नंबर का लापरवाह, वो तो भाग गया खेलने के लिए। बचा बाखा, तो बाखा आता है। तो ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लाखा एक नंबर का आलसी आदमी है। तो ये एक्टिंग करने लगा कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है, तू चला जा काम पे। बाखा ये बात अच्छे से जानता था कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो ठीक है, चला जाता हूँ। तो बाखा चाय पिया और काम पर निकल जाता है। तो जब ये बाहर जाता है तो इसे इसके दोनों दोस्त छोटा और रामचरण मिलते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ बातें करने के बाद जब ये आगे बढ़ता है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बाखा को मीठा खाना और स्मोकिंग करना बहुत पसंद था। तो ये एक बनवारी की शॉप से बीड़ी लेता है और जलेबियाँ लेता है और उनको खाने लगता है। तभी अचानक से एक अपर कास्ट का आदमी जल्दी में जो कि आ रहा था तो वो उससे गलती से टकरा गया। गलती से टकराता है, जानबूझकर नहीं टकराता, और जल्दी में आते आते टकराता भी वही अपर कास्ट वाला आदमी है बाखा से। तो गलती भी उसी आदमी की थी, इसकी बाखा की नहीं थी। लेकिन फिर भी खुद की गलती होने के बाद भी वो अपर कास्ट वाला आदमी इसी बाखा पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे गंदा कर दिया, तुमने मुझे गंदा कर दिया, तुमने मुझे छू लिया। बाखा की कोई गलती नहीं थी।
तो भी सोचने लगता है बाखा कि उसकी गलती क्या थी, आखिर उसने गलती क्या की। उसने कुछ नहीं बोला, वो माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ कर दो, लेकिन उस अपर कास्ट वाले आदमी ने बाखा की एक ना सुनी और पूरी क्राउड इकट्ठा कर ली, क्योंकि उसे तो तमाशा क्रिएट करना था। अब इतनी भीड़ देखकर बाखा भी घबराने लगा और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ में से वो निकल ही नहीं पा रहा था। सब उसी को ब्लेम कर रहे थे और सुनाने लगे कि तुमने क्यों छुआ उनको, जब तुम लोगों को छूने की मनाही है तो, और बार बार उसके इंसल्ट कर रहे थे। तो वो सोचने लगा कि आखिर उसने किया क्या है, उसकी गलती ही क्या थी। थोड़ी देर और अगर ऐसे ही चलता रहता तो सब मिलकर उसको मारने लगते, लेकिन बाय लक उसी टाइम वहाँ एक व्यापारी की बग्गी आ गई और व्यापारी ने बाखा को बचा लिया। लेकिन हाँ, इतना पूरा सीन क्रिएट करने के बाद भी उस अपर कास्ट आदमी का मन ना भरा और उसने जाते जाते भी बाखा को ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि एक तेज़ी से थप्पड़ लगा दिया बाखा को, जो कि बाखा को गाल पर तो कम लेकिन दिल पर ज़्यादा महसूस हुआ था और उसके कई सारे इमोशंस एक साथ जाग गए। उसे गुस्सा था कि उसने किया क्या, वो उस आदमी से बदला लेना चाहता था, डर भी रहा था, लेकिन फिर उस व्यापारी ने उसे शांत हो जाओ बोलकर शांत करवा दिया। तो काफ़ी वक्त तक सोचने के बाद बाखा फाइनली अपने मन ही मन में इस कंक्लूज़न पर पहुंचता है कि क्योंकि वो सभी के टॉयलेट क्लीन करने का काम ऐसा काम करता है, शायद इसी वजह से लोग उसे इतना नापसंद करते हैं। अब यही सब उसके मन में चल रहा था और वो घूमता घूमता मंदिर के एक टाउन जो होता है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जब बाखा पहुँचता है तो उसे क्या देखने मिलता है कि वहाँ का जो पंडित के बारे में हमने बात की थी ना, जो पंडित कालीनाथ, इसकी बाखा की बहन को काम के लिए अपने यहाँ बुलाता है, तो वो उसी मंदिर का पुजारी था। तो पंडित कालीनाथ जो था, उसके इंटेंशन शुरू से ही ठीक नहीं थे लड़कियों के लिए, और उसने सोहिनी को भी अपने गलत इंटेंशंस के चलते उसे फिज़िकली अब्यूज़ करने के लिए बुलाया था। लेकिन जब सोहिनी ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसे अपने से दूर करने के लिए किया, तो उस पंडित ने तमाशा करना शुरू कर दिया। वो बोलने लगा कि इस लड़की ने मुझे गंदा कर दिया, और वो भी ड्रामा क्रिएट करने लगा कालीनाथ। लेकिन सोहिनी बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पंडित ने मुझे टच करने की कोशिश की थी, और इस बात से बाखा की और ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि ये बाखा के पूरे दिन में दूसरी बार ख़राब चीज़ हुई थी जो उसे एक्सपीरियंस करनी पड़ी। उसे गुस्सा तो बहुत आया कि वो अपनी बहन की इंसल्ट का बदला ले, लेकिन उसकी बहन ने ही उसे रोक लिया कि ऐसा मत करो। तो बाखा ने अपनी बहन से कहा कि तुम अभी घर जाओ और तुम्हारे हिस्से का जो काम है टाउन से खाना मांगने का, वो मैं कर लूँगा। मतलब कि बाखा बोला कि मैं खाना मांग कर ले आऊँगा, तुम घर जाओ। तो बाखा एक बैग लेकर पूरे गांव में गली गली घूमकर घर घर जाकर लोगों से खाना मांगने लगता है। अब इतनी आसानी से इसको खाना मिलता नहीं है, तो ये थक हार कर एक घर के बाहर चबूतरे पर सो जाता है। अब उसकी आँख लगी ही थी कि अचानक उसे एक साधु की आवाज़ लगी, जो उसी की तरह घर घर जाकर खाना मांग रहा था लोगों से। एक तीसरी ख़राब चीज़ बाघा के साथ क्या होती है कि उसी वक्त एक औरत अपने घर से बाहर निकलती है और वो उस साधु को तो खाना दे देती है, लेकिन बाघा को नहीं देती है। उससे बोलती है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो पहले मेरे घर के बाहर की जगह को साफ़ करो। लेकिन बाघा को उस औरत की बात का बुरा नहीं लगा और बाघा ने उसके कहे मुताबिक काम भी कर दिया। लेकिन बाघा को तो बुरा तब लगा जब उसने काम करने के बाद भी उस औरत ने बाघा को खाना उसके हाथ में ना देकर ज़मीन पर ऐसे फेंक करके दिया। मतलब ये कितनी घटिया हरकत की।
बाखा गुस्से में वहीं पर झाड़ू फेंक कर अपने घर चला जाता है। घर जाकर देखता है कि वहाँ उसके फादर और उसकी बहन थे और लाखा को उसका जो फादर था उसे अपर कास्ट लोगों से बहुत प्यार था। तो बाखा अपने फादर को उस पूरे दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ आज हुआ, 3 चीज़ें हुई। और कितनी गलत बात है कि उस औरत ने मुझे हाथ में रोटी नहीं दी। बट ये सब सुनने के बाद बाखा ने, फादर जो था उसका, उसने उस पर गुस्सा नहीं किया बाखा पर, बल्कि उन्होंने बोला कि बाखा तुम गुस्से में हो, तुम ज़रा ढंग से सोचो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि जब तुम छोटे थे तो उस वक्त तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, कोई भी तुमको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उस वक्त एक अपर कास्ट के डॉक्टर ने ही आकर तुम्हारी जान बचाई थी। और यहाँ तक कि मुल्कराज आनंद हार्मनी बनाते हुए चलते हैं, तो वो कहते हैं कि सब बुरे नहीं होते। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि चरत सिंह का एग्ज़ाम्पल दिया, एक लेडी का एग्ज़ाम्पल दिया जिसने सोहिनी की हेल्प की, उसे बचाकर पीटने से। एक ऐसे आदमी का एग्ज़ाम्पल दिया, उस व्यापारी का जिसने बाखा को उस भीड़ से बचाया, और डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल दिया। तो बाखा उठकर वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड्स छोटा और रामचरण के साथ मिलता है और उन दोनों को भी वही सारी बातें बताता है जो कि उसके साथ, उसकी बहन के साथ हुआ था क्रिएट। लेकिन अभी भी ना तो दिन ख़त्म हुआ था और ना ही बाखा की परेशानियाँ। तो वो जो इसको हॉकी स्टिक मिली थी ना, उससे ये हॉकी खेलने लगता है और काफ़ी अच्छी हॉकी खेलता है, जल्दी जल्दी गोल करने लगा। तो जब ये जल्दी जल्दी गोल करने लगता है तो सामने वाली टीम में एक लड़का होता है जो इससे चिढ़ने लगता है और चिढ़कर हॉकी से बाखा के पैर में ज़ोर से दे मारता है। और फिर कुछ वक्त बाद एक बच्चा गिर जाता है, बाखा उसको उठाकर उसकी माँ के पास ले जाता है। तो उसकी माँ भी इसी को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को छूकर उसे अपवित्र कर दिया, और गलत इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। उस बच्चे का जो भाई था वो बोल भी रहा था कि अपनी माँ से कि माँ, इन्होंने इसको मारा नहीं बल्कि इन्होंने तो इसे बचाया है और आपके पास लेकर आए हैं। बट उसकी माँ अपने बेटे की भी एक ना सुनती है और फिर इन सब से बिल्कुल परेशान होकर के वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी इसके पास एक कॉलोनियल हचिनसन आते हैं। बाखा से बोलते हैं ये कॉलोनियल हचिनसन कि तुम क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं अपना लेते हो, क्योंकि हमारे रिलीजन में ये हिंदुओं के रिलीजन की तरह किसी को अपर और लोअर कास्ट से जज नहीं किया जाता है। मतलब कि देख सकते हैं हम कि लोगों की उस टाइम पर भी बहला फुसला कर उनसे रिलीजन के अगेंस्ट उनको भड़का कर किस तरह से रिलीजन चेंज कराने की फोर्सली कोशिश की जाती थी। ये अंग्रेज़ लोग क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे। उस टाइम में भी तो इस चीज़ को मुल्कराज आनंद ने इस नॉवेल में बताया है। और बाखा तो क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए मान भी जाता है और उनके साथ चर्च में जाता है। तो जैसे ही वो चर्च में जाता है तो वहाँ कॉलोनियल हचिनसन जो है इसकी वाइफ भी होती है और वो बाखा को देखते ही बोलती है कि अपने हस्बैंड से कि तुम क्या ये रोज़ रोज़ काले हिंदुस्तानियों को यहाँ लेकर चले आते हो। उसकी वाइफ की ये बात सुनकर बाखा तुरंत समझ जाता है कि यहाँ भी गोरे काले का रंग भेद होता है, यहाँ भी बहुत भेदभाव है और यहाँ भी सब लोग मतलब अच्छे नहीं हैं। और बाखा तुरंत चर्च में पैर भी नहीं रखता है, वो बाहर से ही वहाँ से भागकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। और अब इस स्टोरी का लास्ट सीन आता है तो वो वहीं बैठकर उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में सोच रहा होता है कि अचानक उसे खबर मिलती है कि अभी थोड़ी देर में महात्मा गांधी आने वाले हैं और वो आकर लोगों को संबोधित करेंगे
और उस वक्त के टाइम में महात्मा गांधी जैसे एक सेलिब्रिटी की तरह थे, तो वो जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी उनको सुनने के लिए। बाघा भी एक्साइटेड होकर जा उठता है और बाकी लोगों के साथ में वो चला जाता है, ये सोचकर कि महात्मा गांधी को सुनेंगे। तो महात्मा गांधी जब अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो वो उस दिन अनटचबिलिटी यानी छुआछूत, अपर एंड लोअर कास्ट के भेदभाव को लेकर के बोलते हैं कि ये हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है और हमें जल्द ही इसे हटाना होगा ताकि सभी को एक समान इक्वलिटी का, बराबरी का अधिकार मिल सके। तभी जब हम सब एक साथ एक बराबर रहेंगे तभी हम अंग्रेज़ों को हरा पाएंगे, जो कि उस वक्त बाघा के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगता है कि महात्मा मतलब इतने बड़े आदमी जब ये बात बोल रहे हैं तो ज़रूर सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। और उसी भीड़ में वो दो लोगों को बात करते हुए सुनता है, जिनमें से एक तो लॉयर होते हैं और एक पोएट होते हैं। तो लॉयर तो गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और वो कहते हैं कि किसी के ऐसे बोल देने से ये सब ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगा। अगर ख़त्म होना ही होता तो ये कास्टिज़म यानी जातिवादिता को कब की ख़त्म हो चुकी होती। बट ये तो हमारे सोसाइटी में अंदर तक बिल्कुल जड़ों में समाया हुआ है, जो कि ऐसे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। तो उसी पर पोइट जो होता है वो बोलता है कि इतने बड़े बदलाव का तो पता नहीं, बट हाँ ये स्वीपिंग वगैरह ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि ये टॉयलेट क्लीन करने के लिए इंसानों को काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि अंग्रेज़ एक ऐसे सिस्टम लाने वाले हैं जिससे टॉयलेट खुद ही साफ़ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर फ्लश वाले टॉयलेट की बात हो रही है। और ये बात सुनकर बाघा काफ़ी खुश होता है और जल्दी से अपने घर भाग जाता है ये बात बताने के लिए, और यहीं पर ये नॉवेल की स्टोरी ख़त्म होती है। एंड आई होप कि आपको ये नॉवेल अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe my channel. Thanks for watching.